हेलो दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं पॉलिटी का दूसरा लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी का उद्भव कैसे हुआ, कैसे राजनीतिक दर्शन से, फिर राजनीति विज्ञान, फिर राजनीति विज्ञान से पॉलिटी माने राजव्यवस्था का उद्भव होता है। उसमें जो यूनानी दार्शनिक थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनका क्या योगदान था, इसके बारे में हमने बात की थी। और हमने बात की थी उरुग्वे की जो कैपिटल थी, वहां पर 1933 में जो अधिवेशन होता है, कन्वेक्शन होता है, उस पर राज्यों के लिए कौन से 4 जरूरी अंग थे, उस पर हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी। अब हम आगे देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो हम आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहते हैं। मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, आपने इतिहास में जरूर इसको पढ़ा होगा कि सन 1600 में पहली बार अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज क्यों आते हैं उसके थोड़ा सा पहले और चलते हैं, और हम चलते हैं सन 1498 में, जब वास्को डी गामा भारत आते हैं और भारत आने के समुद्री मार्ग का खोज करते हैं। ना कि भारत का खोज उन्होंने किया, भारत आने के समुद्री मार्गों का खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया। आप इसको नोट कर सकते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं और कालीकट बंदरगाह पर वह आते हैं, और भारत आने पर वो यहां से मसाले ले जाते हैं। चूंकि भारत जो है वो मसालों के लिए बहुत विख्यात था और बहुतायत मात्रा में मसालों का उत्पादन भारत में होता था और होता है। तो वास्को डी गामा यहां भारत आने के पश्चात यहां से ढेर सारे मसाले लेके यूरोप माने पुर्तगाल जाते हैं और वहां उसको वो बेचते हैं। उस बेचे गए मसालों में उनको इतना मुनाफा प्राप्त होता है कि उनके आने जाने का व्यय और जो साथ में वो खर्चों के लिए कुछ पैसे लाए थे, उससे उनको 60 गुना ज्यादा का लाभ प्राप्त होता है। इस बात को देखते हुए पहले तो यह पुर्तगाल में बात फैली, फिर धीरे धीरे करते हुए यह बात पूरे यूरोप में फैल गई। और यूरोप में फैली कि एक भारत नाम से या हिंदुस्तान नाम से एक देश है जहां व्यापार करना अत्यधिक मुनाफे का काम है। अगर वहां से हम व्यापार करते हैं, वहां से चीजों को लाके, कच्चे माल को लाके हम यहां यूरोप में बेचते हैं तो ढेर सारा मुनाफा हमें प्राप्त होगा। उसी तारतम्य में 1599 में, आप ये डेट नोट कर लें कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की का गठन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन होता है तो इसको गठन करने के लिए, या यूं कहें कि व्यापार करने के लिए, 2 ऐसे व्यक्ति थे जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को गठित करना चाहते थे और भारत से व्यापार स्थापित करना चाहते थे। उनका नाम था जॉर्ज व्हाइट और जॉन वाट। आप ये नोट कर लें कि जॉन वाट और जॉर्ज व्हाइट नाम के 2 व्यक्ति थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पर आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ उस दरमियान ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार हुआ करते थे। तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम भारत में आने के क्रम के विषय में आपको बता दें कि जो पहला ब्रिटिशर था जो भारत आता है उसका नाम था जॉन मिंडेनहॉल। जॉन
मेल्डन हॉल। ये कब आता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला अंग्रेज जो भारत आता है, तो आप आसानी से जवाब दे देंगे कि जॉन मेल्डन हॉल जो है पहले अंग्रेज थे जो भारत में आते हैं, और ये अकबर के दरबार में आते हैं। अकबर के समय पे आते हैं और थल मार्ग द्वारा आते हैं। इसको आप नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो कुछ डेटे हैं जो आप लगातार इसको नोट डाउन करते चले और हमको सुनते चले। फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से यूरोपीय नागरिक या यूरोपीय देश भारत में आते हैं। तो अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं, फिर इसके बाद डच आते हैं, फिर इसके बाद अंग्रेज आते हैं या ब्रिटिशर भी कह सकते हैं आप इसको। फिर डच के बाद डेनिश आते हैं, माने डेनमार्क। फिर आप देखेंगे कि सबसे आखिरी में फ्रांसीसी आते हैं, क्योंकि यह बात पूरे यूरोप में फैल गई थी कि भारत में व्यापार करना काफी मुनाफे का सौदा है। पर वहीं आप अगर कंपनियों में देखते हैं कि कौन सी कंपनी पहले भारत आती है, तो पहली कंपनी थी एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी जो पुर्तगाली थी, पुर्तगाली कंपनी थी। ये सर्वप्रथम कब आती है? 1498 में, ठीक है। और दूसरी जो कंपनी आती है कंपनी के रूप में, तो दूसरे आते हैं ब्रिटिशर, माने अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों की कंपनी का नाम आप भली भांति जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आते हैं? तो ये सन 1600 में आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो कंपनी आती है वो आती है डच। डच माने नीदरलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड। डच की कंपनी का क्या नाम था डचों की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आते हैं? ये 1602 में आते हैं। इसके बाद डेनिश, डेनमार्क, एक कंट्री डेनमार्क आप भली भांति जानते हैं। इनके डेन ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। ये 1616 में आते हैं। 1616 में। और सबसे आखिरी में फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांस कंट्री वाले। इनकी कंपनी का नाम था फ्रांसीसी। ये आते हैं 1664। यहां तक आप नोट कर लें, ठीक है। ये था भारत में यूरोपियों के आने का क्रम, और ये था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम। तो सिर्फ एक चेंज है डच वाला। आप देखेंगे कि वहां पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर, डेनिश और फ्रांसीसी आते हैं, पर कंपनियों में एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी आती है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में, और इसके बाद डचों की कंपनी आती है जो 1602 में आती है, ठीक है। आप इसको आसानी से नोट कर लें। और फिर आगे हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि हमारे जो संवैधानिक विकास है वो अंग्रेजों से हुआ है। बाकी इन जो कंपनियां ये थी, इनका कोई विशेष
योगदान नहीं है हमारे संवैधानिक विकास में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 में हुआ। फिर उनको व्यापार करने के लिए अपने देश से अनुमति लेने की जरूरत पड़ी, या यूं कहें कि वहां की महारानी से अनुमति लेने की जरूरत थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1600 को, ये नोट कर लें आप ये डेट, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ट्रेलर प्रथम महारानी एलिजाबेथ ट्रेलर के प्रथम के द्वारा एक रॉयल चार्टर्ड का मतलब होता है राजकीय पत्र। तो एक रॉयल चार्टर्ड द्वारा पूर्वी देशों में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखना है कि आगे, क्योंकि हम आपको थॉमस रो के बारे में बताएंगे तब अच्छे से बताएंगे कि 15 वर्षों के लिए केवल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको केवल 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। उसी कार्यक्रम में हम आगे चलते हैं तो एक डेट आती है कि 1608 की। इस डेट को जेम्स प्रथम का पहला दूत जो जहांगीर के दरबार में भारत आता है उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। आपसे पूछा जाएगा कि वह ब्रिटिशों का पहला दूत कौन था जो भारत में जहांगीर के कार्यकाल में आया था। तो पहला दूत था कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आता है और यहां भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति मांगता है और उसको अनुमति मिल भी जाती है। जो कैप्टन हॉकिंस था उसको 3 भाषाओं का ज्ञान था। उसको अंग्रेजी के अलावा तुर्की और फारसी का भी ज्ञान था। तो उसने जहांगीर से फारसी में ही बात की थी और उसी के जो कोठियां खोलने की अनुमति दी गई। तो पहली बार अंग्रेजों की 1611 में पहली कोठी खोली गई, आप जानते हैं, मसूलीपट्टनम। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली गई, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि मसूलीपट्टनम में। और अगर डेट पूछ लिया गया तो 1611 में आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहली अपनी व्यापारिक कोठी खोली। फिर इसके बाद हम आते हैं 1615 में, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जब रॉयल चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा जा रहा था तो केवल 15 वर्षों के लिए ही भेजा जा रहा था। लेकिन जो दूसरा जेम्स प्रथम का जो दूसरा राजदूत आता है उसका नाम था सर थॉमस रो। यही वो थॉमस रो दूसरा दूत आता है जो पूरे भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से मांग करता है और उसको राजस्वों के एवज में पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, और इसी थॉमस रो ने कंपनी को राजा के द्वारा दिए गए अधिकार को बताता है कि कंपनी अब अनंत वर्षों के लिए
जितनी मर्जी हो उतनी वर्षों के लिए भारत में व्यापार कर सकता है और उसको किसी भी प्रकार की कोई अब बाउंडेशन नहीं है 15 वर्षों या 20 वर्षों या 25 वर्षों की, क्योंकि जेम्स प्रथम द्वारा ही या महारानी द्वारा ही उसको अनंत वर्षों के लिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी जाती है। इसके बाद आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मुगल बहुत ही सशक्त थे और मुगल पूरे भारत में राज्य किया करते थे। उन राज्य करते हुए मुगलों के 25 सूबे हुआ करते थे और आपने पढ़ा ही होगा कि जब तक औरंगजेब शासन कर रहा था तब तक मुगलों की सत्ता बहुत ही मजबूत थी। उसने पूरे भारत पर आधिपत्य कर लिया था और अपनी सेनाओं के सशक्त होने के कारण पूरे देश पर उसका अधिकार था और वह काफी सशक्त था। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु, तो आप इतिहास में पढ़ते हैं कि मुगलों का पतन यहीं से चालू होता है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो और उन जो मुगलों के 25 सूबे थे पूरे देश में, उसमें से एक सूबा था बंगाल, जो बंगाल बहुत ही धनी सूबा कहलाता था। उन 25 में से सबसे धनी सूबा बंगाल कहलाता था। बंगालों में ढेर सारी संपन्नताएं थी, तरह तरह की संपन्नताएं थी। तो उसी में सन 1700 में जो बंगाल का सूबेदार बनता है उसका नाम है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह पहला शासक था जो अपने आप को कुछ दिन बाद स्वतंत्र घोषित कर लेता है कि हम मुगलों से अलग हो गए हैं और हमारा एक स्वतंत्र राज्य है। तो आप देखेंगे कि जो 1713 से लेके 1727 तक मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र रूप से शासन करता है। और इसी को बंगाल का पहला नवाब कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहला बंगाल का नवाब कौन था, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि मुर्शीद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर बता दें कि जो 25 सूबे थे मुगलों के जो 25 सूबे थे, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल ही नहीं स्वतंत्र हुआ, अवध भी था जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, पंजाब भी था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, आमेर या जिनको आप जयपुर के नाम से जानते हैं, ये सब अपने आप को उसी के औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और फिर मुर्शीद कुली खान के बाद जो अगला बनता है तो वह बनता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन अगला नवाब बनता है, बंगाल का अगला नवाब सुजाउद्दीन बनता है, जो कि 1727 से लेके 1739 तक बंगाल का नवाब रहता है। और इसके बाद जो अगला बंगाल का नवाब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सरफराज खान बंगाल का अगला नवाब बनता है और यह केवल 1 वर्षों के लिए 1739 से 1740 तक
बंगाल का नवाब रहता है। हम बंगाल के बारे में इसलिए बता रहे हैं आपको कि बंगाल से ही हमारे मूल रूप से जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा आपको मैं बताऊंगा 1773 में, वहीं से मूल रूप से भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट होता है 1740 तक। कौन? सरफराज। सरफराज खान का एक चचेरा भाई था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, अलीवर्दी खान नाम का व्यक्ति, जो इसको नवाब बनते ही विरोध कर देता है। और विरोध करने पर एक आपने सुना होगा कि 1740 में एक युद्ध होता है, घेवर का युद्ध। में, और यही युद्ध है जो सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच होता है। और अलीवर्दी खान यहां से जीत अर्जित करता है और वह अगला नवाब बनता है अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान 1740 से लेके 1756 तक बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान के बाद जो अगला नवाब बनता है 1756 से लेकर 1757 तक, सिराजुद्दौला। यही सिराजुद्दौला था जब आप प्लासी के युद्ध में आपने नाम सुना होगा, 1756 से लेके 1757 तक सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। फिर आगे हम बात करेंगे कि मीर जाफर, मीर कासिम, और फिर इसके बाद मीर जाफर पुनः दोबारा बनता है। तो अब अभी हम सिराजुद्दौला के बारे में बता दें कि सिराजुद्दौला बनता है बंगाल का नवाब, और उसको ऐसा लगता है कि अंग्रेज राजनीतिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, अगर इनको इसी तरह आगे छूट हम देते गए तो ये हम पर आधिपत्य कर लेंगे और हमको पद से बेदखल कर देंगे। तो हुआ यूं कि बंगाल में दो जगह थी, एक कलकत्ता जो आज भी बंगाल की कैपिटल है, और दूसरा है चंद्रनगर। बंगाल के जो कलकत्ता जगह है, कलकत्ता में अंग्रेज फोर्ट विलियम नामक जगह पर व्यापार कर रहे थे और चंद्रनगर में पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। इन दोनों ने 1756 में किलेबंदी चालू कर दी। किलेबंदी चालू कर दी और उसी को देखते हुए सिराजुद्दौला अपनी सेनाओं को भेजकर वह इस किलेबंदी को तोड़ना चाहता था। और जो आपने सुना होगा इतिहास में कासिम बाजार पर, कासिम बाजार जो था उस पर सिराजुद्दौला अपने सैनिकों को भेजकर आक्रमण कर देता है और फोर्ट विलियम नामक जगह पर अंग्रेजों को खदेड़ देता है। और आपने उसको काल कोठरी भी सुना होगा कि काल कोठरी में, या ब्लैक होल नामक एक केस आपने सुना होगा जो 1756 में होता है। और उसी ऐसा अंग्रेजों का मानना था कि 18x14 के एक रूम में करीब 146 सैनिकों को अंदर बंदी बना लिया गया, और वही 146 सैनिक को जब बाद में 2-3 दिनों के बाद उस कोठरी को खोला गया तो उस कोठरी से लगभग 30 से 35 ही सैनिक जिंदा बचे, बाकी सब मारे गए। पर जो भारतीय इतिहासकार हैं वह इस काल कोठरी की घटना को मानते ही नहीं हैं। और इसी घटना के बाद जो प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, प्लासी का युद्ध, किनके बीच में होता है? तो प्लासी का युद्ध
पहले तो डेट आप नोट कर लें कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और यह किनके मध्य होता है? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। सत्रह में जो प्लासी का युद्ध था, इसका जो कारण था, तो 1757 के युद्ध का एकमात्र कारण था कि कंपनी चाहती थी कि व्यापारिक और राजनीतिक जो शक्तियां हैं वो उसको मिल जाएं और हम वहां के नवाब के अधीन न रह जाएं। इसलिए ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया। लेकिन आप जानते हैं या आप इतिहास में पढ़े हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने यह युद्ध छल कपट के द्वारा जीता, क्योंकि जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे और अन्य सहायक थे, उनको अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और यह युद्ध महज 1.5 घंटों में बिना लड़े ही खत्म हो गया। और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला जब हारता है तो वह भागकर मुर्शिदाबाद चला जाता है। जहां इसका सेनापति था, गद्दार सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर का बेटा मीरन, अगर आपसे पूछा जाए मीरन, मुर्शिदाबाद में ही सिराजुद्दौला शरण मांगता है और वहां मीरन था, मीरन ने ही सिराजुद्दौला की हत्या कर देती और हत्या कर देता है और सिराजुद्दौला की वहीं मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, पर मीर जाफर के कुछ कार्यों की वजह से अंग्रेज उससे नाखुश हो जाते हैं और उसके बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और मीर कासिम की ही वजह को फिर से हटाकर मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है, क्योंकि मीर जाफर को जो संप्रभुता शब्द हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, जो मीर कासिम को अच्छा नहीं लगा और इसी तारतम्य में वो अंग्रेजों की बात नहीं मानता था और भारतीयों से उसने राजस्व लेना बंद कर दिया और पटना में कुछ भारतीय बंदी और अंग्रेज जो थे बंदी बनाए गए थे, उनकी उसने हत्या करवा दी और इसी से अंग्रेज नाखुश होते हैं और उसको नवाब के पद से हटाकर फिर से मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। और मीर कासिम ने हटने के पहले ही 2 पत्र लिखे थे, जो थे शाह आलम द्वितीय को, जो मुगलों के बादशाह थे, और दूसरा जो पत्र उसने लिखा था वो शुजाउद्दौला को लिखा था, जो अवध के नवाब थे। और अवध में ही मीर कासिम शरण लेता है और शरण लेता है, वहीं पर शाह आलम भी शरण लेकर अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। तो जो अगला 1764 में आपने देखा होगा कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के मध्य और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय
अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम। इन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेजों से लड़ती है और अंग्रेजों का सेना कौन नायक था? हेक्टर मुनरो। यह अंग्रेजों का सेना नायक था इस लड़ाई का, हेक्टर मुनरो। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का सेना नायक कौन था? तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का सेना नायक था। और शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों मिलकर युद्ध करते हैं, पर इस बार अंग्रेज बिना किसी छल कपट के यह युद्ध जीत जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद आपने सुना होगा कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि होती है। यहां तक आपने अगर नोट कर लिया हो तो हम इसको हटा दें। इसी के बाद आगे होती है हमारी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की जो संधि थी वो दो अलग अलग संधि होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। जो पहली संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 में अंग्रेजों वर्सेस शाह आलम द्वितीय के मध्य और जो दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है, प्रथम की बात करूं, दूसरी होती है 16 अगस्त को 1765। अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला होता ये है कि अंग्रेजों ने ये जो संधि की है तो इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यहां लिख देता हूं कि पहली संधि में क्या था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे? शाह आलम से प्राप्त करते हैं। और जो दूसरी संधि में हुआ तो इलाहाबाद और कड़ा नामक जो दो जगह थी वो शुजाउद्दौला से लेके शाह आलम को दे दी जाती है। यही थी इलाहाबाद की संधि। और इसी 1765 के बाद बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और आप 1765 से लेके 1772 तक अंग्रेजों द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है। और आप आगे देखेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन या द्वैध शासन कहां? बंगाल में 1765 से लेके 1772 तक। अब द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन में अंग्रेजों ने दीवानी, जैसा कि शाह आलम से उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि से प्राप्त कर लिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा
कि दीवानी के अधिकार। तो उसी तारतम्य में उन्होंने पूरे बंगाल में दीवानी माने राजस्व माने टैक्स वसूलने का काम अंग्रेजों का था। और वहां के जो नवाब थे, मैंने जैसे आपको बताया कि मीर जाफर को पुनः वहां का बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मीर जाफर को सैन्य और अन्य न्यायिक शक्तियां वहां के नवाब माने मीर जाफर को दे दिया गया। यही कहलाता है द्वैध शासन, माने कर का वसूल करना दूसरे करते थे और सैन्य और न्यायिक कार्य नवाब करता था। इस तरह से द्वैध शासन बंगाल में चालू हुआ और इसी को आपने इतिहास में पढ़ा होगा, भारत की लूट। इसी 7 वर्षों को भारत की लूट कही गई है। बंगाल को इतना बुरी तरीके से लूटा गया कि जो सबसे समृद्धशाली स्टेट था बंगाल को सबसे गरीब स्टेट बना दिया गया। केवल इन 7 सालों में लूट ही लूट मच गई। और इसी लूट के बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत आता है। आई होप यहां तक आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। हमारा उद्देश्य था कि हर छोटी छोटी बात आपको बताएं। आप हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।